पड़ता है। देखिए वो जो फरा एक्ट है ना, वो इससे भी बहुत कड़क है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के रूप से वो चलता है। मतलब अगर आप किसी से प्रभावित हो तो भी आपको सब कुछ पूरा बताना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, सरकार ने ये कहा है कि भाई अगर संस्था का लाइसेंस कैंसिल हो गया फिर भी उसका जो पैसा जो है वो उसी धर्म के कार्य में लगा रहेगा। मतलब द कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन विल नॉट चेंज। चलिए ठीक, एफसीआरए का जो नया संशोधन है, एक मिनट, एफसीआरए का जो नया संशोधन है ये मात्र एक लूप को क्लोज कर दे। चलिए ठीक है गौतम जी, क्या लगता है आपको कि फॉरेन फंडिंग की जरूरत पड़ रही है भारत के एनजीओस को? ये स्कूल बनवाने की बात कही, अस्पताल बनवाने की बात कही, क्या लगता है? और एफसीआरए को लेकर जो बिल आ रहा है, जो बिल की बातें आ रही हैं, आपकी पार्टी उसको लेकर कड़ा रुख जता रही है, आपकी पार्टी उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है, क्यों, ऐसा क्यों? मैं अंकुर जी आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने आदित्य जी को समय दिया वैसे ही अनइंटरप्टेड समय मुझे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये डिसेंट डिबेट हो, न कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। तो मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूँ और ये फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि कुछ संस्थान हैं उसमें इसको धर्म के एंगल से ना देखा जाए। मिशनरीज बोलिए या कोई मदरसे बोलिए या जो भी लोग हैं वो फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। उसके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये इस सरकार ने काफ़ी ऐसे सारे बिल लाए हैं जिसके पीछे ये दिखने में तो अच्छे, मंशा उसके पीछे अच्छी नहीं होती है। अब मैं अगर शुरुआत करूं तो 2014 में ही मोदी जी ये नारा लेके आए थे कि हम विदेश से काला धन ले आएंगे। आज तक तो मुझे नहीं लगता कि वो काला धन आ गया है, ये भी उसी का पार्ट है। तो आपके पास ऑलरेडी ईडी जैसी संस्था है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है, तो आपने पिछले 12 सालों में ये क्यों नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए भी आप बिल ला रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बट वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और वो किसी को टारगेटेड नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी संस्थान को या किसी पार्टी को या किसी एनजीओ को टारगेटेड नहीं होना चाहिए। मैं 100% इस बात को मानता हूँ। अंकुल जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे हजारों ऐसे एनजीओ और निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है, और कुछ लोग हैं जो अपने ग्रुप्स को या अपने संस्थान को इतना महामंडित करके रखा हुआ है, या जिनके इस तरह के कुछ गलत चैनल्स भी हैं जिनसे उनको पैसे आते हैं और जिसका मिसयूज देश के अगेंस्ट भी होता है या उनके ये सो कॉल्ड धर्म परिवर्तन या उनके धर्म को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज़ों के लिए होता है। सो डेफिनेटली उसके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। सरकार सबको साथ में ले। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका जब इन्विटेशन आया तब देखा कि सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को दिया जाए। कोई भी बिल अगर अच्छे इंटेंशन से लाया जाएगा, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है सरकार को और सबको साथ कॉन्फिडेंस में लेके करेगी, तो हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा नवरत्न जी, अभी गौतम जी ने कहा कि हम एफसीआरए का स्वागत करते हैं। एक मिनट चाहूंगा अंकुल जी। और जी। इसके पहले भी सरकार काफी सारे बिल लाई है सर, सीए है, 370 है, बट कुछ हुआ नहीं। वो प्रैक्टिकली मतलब बिल पास हो गए, सरकार ने अपना एक ही मिनट का समय सर, एक ही मिनट का समय, कि वो मतलब ये ऐसा लगता है कि ये आरएसएस का एजेंडा है जो पूरा किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली होता कुछ भी नहीं है धरती पे। चलिए ठीक है। तो अगर इसको अच्छे इंटेंशन से लाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो स्वागत है। ठीक है नवरत्न जी, गौतम जी कह रहे हैं कि भैया एफसीआरए का तो स्वागत है, लेकिन जो चीज़ें जनता के हित के लिए लागू की जा रही है उसको ढंग से लागू कीजिए। यानी कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी जितनी भी चीज़ें लागू कर रही है, जितने भी एक्ट यहाँ पर लागू कर रही है, बिल पास करवा रही है, वो कुछ भी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको? नवरत्न जी, अंकुर जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरे कांग्रेस के साथी बैठे हैं उनसे मैं एक चीज बोल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अंकुर जी, सबसे पहले तो जो मेरे कांग्रेस के साथी गौतम जी बैठे हैं, मैं उनको बोलूंगा, आदित्य जी ने भी इस पर इतने अच्छे से जो एक
बताया वही चीज हमारा कहना है कि देखिए, अगर आप जो चोर होता है उसको डर होता है। अगर आप गौतम जी की पार्टी को या इनके नेताओं को अगर डर नहीं है तो इनको उसका समर्थन करना चाहिए। इनको लगता है कि क्रिश्चियन मशीनरियां उस चीज के ऊपर में अगर अपना बयानबाजी करती हैं, उस पैसे का ज्यादातर उपयोग केरला साइड में आपने देखा होगा धर्मांतरण के लिए होता है, तो निश्चित अगर उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी एफसीआरए कानून के ऊपर अगर एक बिल लेकर आई है और उसके पार्लियामेंट में पेश करेगी, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एफसीआरए आपने देखा होगा जिस प्रकार जो चीजें हो गई जो उसके ऊपर मिसयूज करती हैं, जो सारे पैसे का मिसयूज करती हैं और उसको धर्मांतरण में लगाती हैं। अभी आपने देखा होगा नरोत्तम जी, क्या ये कानून आरएसएस पे भी लागू होगा? अभी स्टूडेंट्स ने नरोत्तम जी सिर्फ एक शब्द में देखिए, बीच में आप बोल रहे हैं ना देखिए गौतम जी आपको भी समय दिया था, आपको भी समय दिया था, आप भी समय दीजिए। अभी नरोत्तम जी को उनकी बात रखने दीजिए। बहुत अच्छी बहस चलेगी जी। नरोत्तम जी आप बोलिए। गौतम जी बोलने नहीं दूंगा मैं, आप ध्यान रखना इस चीज को, अगर आपने बीच में पंगेबाजी करी तो बहुत आप शायद जानते नहीं है मेरे बारे में। अगर आपको शांति से और अच्छी से बहस चलानी है और उसको बिल्कुल प्रॉपरली सुनना है तो आप उस चीज के ऊपर पेशेंस बनाइए ना। आप राहुल गांधी की तरह पैसे उठाकर जेब में क्यों रख रहे हैं? जैसे उसने अभी आपके डिबेट पे लाइव धमकी दी जा रही है राजघाट पर, तो पैसे उठा के जेब में रखे। देखिए यहाँ पर नहीं, आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आपको सुनना है, अगर आपको अच्छी डिबेट में रहना है तो आप उसको अच्छे से सुनिए। ठीक है नरोत्तम जी आप बोलिए। अगर आपने अपनी बकवासबाजी बंद नहीं करी तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको बिल्कुल भी। आप ध्यान रखना। ठीक है नरोत्तम जी आप बोलिए। आप अपनी बात रखिए। पाला पड़ा होगा, अभी अच्छे लोगों से पाला नहीं पड़ा। देखिए अंकुर जी, जिस प्रकार अंकुर जी डिबेट आपका है कि इनका है? बताया, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। बात रखिए। होता क्या है, अगर कोई क्या आप यहाँ पे प्रवक्ताओं को बेइज्जत करने के लिए बुलाते हैं अंकुल जी? गौतम जी आपने अपना समय मांगा था बोलने का, अब नरोत्तम जी को बोलने का समय तो दीजिए। रुक जाइए, आपके पास भी आएंगे सर अभी। लेकिन सर मैं उनकी धमकी सुनूं क्या? मैं उनकी धमकी सुनूं क्या सर? तो आप नहीं धमकी वाली बात आप बीच में बोलेंगे तो धमकी सुननी पड़ेगी ना आपको। नहीं नरोत्तम जी देखिए, नरोत्तम जी ये अगर बीच में खामखा की बकवासबाजी करेंगे तो बोलना हमें बहुत कुछ आता है, समझे ना। हम जब 370 हटा सकते हैं, घर में घुस के मार भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी ज्यादा बड़ी कठिनाई की बात नहीं है। 7 साल हो गए 370 हट के, अभी भी पूर्ण राज्य नहीं बना है। क्या कर लिया आपने 370 हटा के? 370 आपने हटाया अदानी जी को लिथियम बैटरी का खान देने के लिए, देश के लिए नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप लिथियम देने के लिए 370 हटाया अदानी जी को। अपनी शांति की मर्यादा में रहिए। अगर ये मर्यादा से बात बाहर जाएंगे तो इनको बोलने नहीं दिया जाएगा। मेरा आप सभी गेस्टों से यही अनुरोध है पाकिस्तान में, इनको भी शायद इसका भी आलम नहीं है, ध्यान नहीं है। ठीक है। ये 370 वाले आर्टिकल पर हम बहस करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हम लोग एफसीआरए पर बात करें। मैं वही बता रहा हूँ, जो इन्होंने अगर अंकुर जी एफसीआरए पर जवाब ही चाह नहीं रहे हैं ना, इनको इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप इनके पेट का दर्द खत्म कीजिए अगर बहस को अच्छे से चालू करना है तो, क्योंकि हमें भाजपा वालों को पेट का दर्द का इलाज करना आता है। हम जब राहुल गांधी जैसे के पेट का दर्द का इलाज कर सकते हैं तो ये चीज ही क्या है। आप इनको इस चीज के बारे में बताइए कि बीच में खामखा की बकवासबाजी ना करें, अपनी लिमिट पर। मैं बहुत डर गया सर अंकुर जी, मैं बहुत डर गया। चलिए ठीक है अंकुर जी, मैं बहुत डर गया, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, इतना डर गया मैं। वो डर अगर आप डर गए ना तो उस डर को बरकरार रखिए, नहीं तो शायद वो आपके लिए हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर एफसीआरए पे बात है तो आप एफसीआरए की बात कीजिए। अगर आप समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति महसूस मालूम होते हैं, आप राहुल गांधी की तरह गवार है क्या, या उनके पिताजी की तरह गवार है जो 12th फेल हो? समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। सर घर का पता दे दो, गोली वोली मारनी हो तो। नहीं, आप उस चीज का ध्यान रखिए। अगर ये राजीव गांधी की तरह गवार है कि ग्रेजुएशन फेल है, नरोत्तम जी देखिए नरोत्तम जी भाषा का जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो छोड़िए, अभी आप हम मुद्दे की बात करते हैं। नरोत्तम जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की धमकी वाली बातें यहाँ पर चल रही है, उधर सदन की अगर हम बात करें, संसद की बात करें, तो अमित शाह कहाँ है? ऐसे तख्तियां लेकर लोग खड़े हैं, अमित शाह को बुलाया जा रहा है संसद में, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, जब उनकी वो राष्ट्रीय नेता है हमारे, जब जरूरत पड़ेगी निश्चित उनको बुलाएंगे, वो आएंगे और व्यक्तित्व रखेंगे अपना। इसमें इनके पेट में दर्द क्या होता है? हमारे और भी लोग हैं बात करने के लिए। हमने तो कभी नहीं बोला राहुल गांधी को बुलाइए। वो भी बीच में 15 दिन के लिए IC करने गए थे, हमने तो नहीं कहा कि आप राहुल गांधी को बुलाइए और उनसे बात कीजिए। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना सर, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं। पेट में दर्द क्यों होता है मुझे एक चीज समझ नहीं आती।
नहीं, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना कि अमित शाह से हमने जो बातें रखी हम अमित शाह का जवाब अय्याशी चाहते के लिए लड़की आपने भिजवाई थी क्या? अंकुर जी समय व्यर्थ हो रहा है। हैं। देखिए, मेरा नवरत्न जी और गौतम जी, आप दोनों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके शब्दों का चयन हम लोग ठीक से करें। इसी शुरुआत किसने की? हमारे नेता के बारे में कुछ भी बोलेंगे हम सुन ले। फिर हम कंगना रनावत की बात करें, हम स्मृति ईरानी की बात करें, करती है और ध्यान में रख करके उन चीजों के ऊपर बात करती है। इनको मुझे लगता है कि इनको बात नहीं करनी है, इसलिए चलिए, पेट में आप दोनों पहले ठंडे हो जाइए। जाइए। नवरत्न जी और गौतम जी, आप दोनों पहले ठंडे हो जाइए। मैं आदित्य जी आपके पास बढ़ता हूं सीधा। यहाँ पर आदित्य जी, एफसीआरए का मुद्दा तो है ही, लेकिन कांग्रेस खास तौर पर राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि भैया पहले अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह हमारे सवालों का जवाब देंगे, और नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा, उसके पहले मैं गौतम जी को एक बात पर प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने मान लिया कि एफसीआरए जो लॉ है उसके अंदर जो पैसा आया था उसका दुरुपयोग हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है। निश्चित आदित्य जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। मैंने भी गौतम जी की बात का समर्थन किया था इस बात पर। समस्या को पहचानना उसका पहला कदम है। अब रही अमित शाह जी की आने का न आने का ये उनके ऊपर होता है, मुद्दे के ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से संसद में इतने सारे भाजपा और एनडीए के सांसद हैं, वो एक दूसरे के जगह ले सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जब समय आएगा तब अमित जी आएंगे। वैसे ही जैसे राहुल जी कभी आते हैं, नहीं आते हैं, तो मुझे इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है और इसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मगर मैं आपको एक दूसरा चीज बताना चाहता हूं अंकुर जी, कि जब हिंदुओं के मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था, तो आपको पता है कि हमें कैसा लगता है। आज काशी हो या मथुरा हो या उज्जैन हो, पूरा आईएएस ऑफिसर्स इसको संभालते हैं, इनके नियंत्रण में होता है। अब ये जो नया बिल आएगा, एफसीआरए बिल जो 2026 आएगा, इसमें भी वेस्टिंग अथॉरिटी जो है वो आईएएस ऑफिसर ही होगा। मान लीजिए आदित्य जी, नए बिल से राम मंदिर की चोरी बंद हो जाएगी क्या? आदित्य जी, नए बिल से राम मंदिर में जो चोरी हो रही है वो बंद हो जाएगी क्या? गौतम जी ठहरिए, सुनिए ना। तो एफसीआरए 2026 का समाधान ये भी हो सकता है कि आप नियंत्रण और कंट्रोल ले ले, तो जो एसेट्स है वो वही संस्था का रहेगा, मगर मैनेजमेंट जो है वो आईएएस ऑफिसर्स के पास चला जाएगा। जैसा अभी आपने मांगा राम मंदिर के लिए, जैसा काशी विश्वनाथ का हो रहा है, जैसा मथुरा का हो रहा है, ये भी एक समाधान हो सकता है। तो हिंदुओं को और बाकी धर्मों को एक ही पटल पे ये लेकर आ सकता है। तो अभी अमित भाई आए न आए इसको छोड़िए, हम एफसीआरए बिल के ऊपर बात करते हैं। देश की सुरक्षा, प्रभुत्व और देश में शांति बना के रखने के लिए ये बिल बहुत ही जरूरत है। हमें ये नहीं चाहिए कि वापस जंतर मंतर में असामाजिक तत्व इसमें घुसे, क्योंकि इसी का पैसा इसी में जा रहा है। चलिए ठीक है नवरत्न जी, अभी एफसीआरए की बात करी, यहाँ पर राम मंदिर की बात करी, मुझे एक चीज ध्यान में आया। अभी हमारे ही चैनल पर कल परसों की बात है, एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे और साथ में हमारे आदित्य शेष जी भी बैठे हुए थे। मुद्दा था ये झारखंड के प्रदर्शन का। उसमें उनके प्रवक्ता ने सीधे तौर पर यह बोल दिया कि जब राहुल गांधी को लगेगा कि बड़ी बात होगी तब राहुल गांधी पहुंचेंगे। और आज गौतम जी ने बोल दिया कि एफसीआरए का जो है, एफसीआरए जो लाया जा रहा है वो सही है, सही काम किया जा रहा है। अब सोचिए, संसद में इनके वरिष्ठ नेता जैसे राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, ये अलग बातें रख रहे हैं, उनके प्रवक्ता अलग बातें रख रहे हैं। क्या लग रहा है? ये ऑथेंटिक प्रवक्ता नहीं है ना जी, पूछ के नहीं है इनको क्या बात रखनी है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऑथेंटिक प्रवक्ता होते हैं, उनको पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी की मर्यादा पता होती है कि उनको वहां चैनलों पर जाकर के क्या बात रखनी है। ये कुछ आप ऐसे भाड़े के टट्टू बुला लेते हैं जो शोर मचाने के अलावा इनको कुछ काम आता नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि राम मंदिर अभी पहुंचे, थोड़ी देर नवरत्न जी वो ऑफिशियल प्रवक्ता है कांग्रेस, ऑफिशियल नहीं है गौतम नहीं, आप लिखा दिखा दीजिए, लेटर दिखा दीजिए। अगर ऑथेंटिक प्रवक्ता है तो फिर राहुल गांधी ने जो बोला उसकी बात का समर्थन नहीं कर रहे, अपना विचार रख रहे हैं।
गौतम जी अंकुर जी सर, ऐसा है देखिए, कि मैं आपको बता हमारी रहा हूँ, हमारी आपके हमारी चैनल सर के माध्यम से डेमोक्रेटिक मैं पार्टी बता है रहा सर। हूँ कि होता क्या है। हमारी डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है। एफसीआरए के ऊपर अगर हम मैंने बात कर रहे मैंने हैं ये तो नहीं कहा कि एफसीआरए को मैं लेकर के हम बात करें तो सर, वहीं तक अब बात मेरा टर्न करें। है बोलने का सर। नहीं, पहले मेरे गौतम जी इस नहीं, बात मैं का भी जवाब आपको बता दीजिए। रहा हूँ गौतम जी मेरा इस थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए, सारी बातों का आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अंकुर जी, जिस प्रकार अभी एफसीआरए की बात हो रही है, मैं आपको एफसीआरए के बारे में बता रहा हूं। जिस प्रकार अभी आदित्य जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर जो दंगे हुए, जो एक मुसलमान व्यक्ति जो मोबाइल के कवर बेच रहा था, वो एकदम इतने हफ्ते भर से 10 दिनों से भंडारे चला रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? अगर उससे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूछा कि भाई तुम अपना एक बार हवाला दो, ये पैसा कहां से आया, तो उसके पेट में दर्द होने लगा, आंखों से बड़बड़ 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 आंसू बहने लगे। ये डर होता है कि उनका डर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार उनका डर है। राम मंदिर का चंदा कहाँ जा रहा है सर? राम मंदिर का चंदा कहाँ जा रहा है? के ऊपर डर दिखाता है। राम मंदिर का चंदा कहाँ जा रहा है? आपको बता रहा हूँ, फिर आप अपनी दिशा से भटक रहे हैं गौतम जी, बहुत भारी पड़ेगा आपको। राम मंदिर का चंदा कहाँ जा रहा है? ध्यान रखना गौतम जी, बहुत चौकीदार ही चोर है, इस चीज को चौकीदार ही चोर है। तो राम मंदिर के पास नहीं जा रहा है, ये जामा मस्जिद का जो चंदा चौकीदार ही चोर है। गौतम जी आप अपनी पार्टी के नारे बाद में लगाइएगा। लेके जा रहे हैं गौतम जी, पार्टी के नारे यहाँ पर बाद में लगाइएगा, पहले जनता के हित की बात सर आपने मुझे गाली सुनने के लिए डिबेट पे बुलाया है सर, क्या मैं भी मेरी मर्यादा छोड़ दूं? गौतम जी मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ ना। आप एक बात बताइए, एफसीआरए की बात हो रही है, जंतर मंतर की बात हो रही है, आप जो है राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं सर। सर इन्होंने राहुल जी की अय्याशी से लेके नेहरू जी, राजीव जी के बारे में बोल दिया, मुझे बाड़े का टट्टू बोल दिया, मुझे देख लेंगे ये बोल दिया। ये सब सुनने के लिए आपने बुलाया है हमको? ये डिसेंट डिबेट है सर? नहीं सुनने के लिए मैं इनकी पोल खोलना चालू करूं? बोलिए आप बोलिए गौतम जी, बेझिझक बोलिए, मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ। बोलिए, बेझिझक बोलिए सर। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो सर पूरी पार्टी का निष्कर्ष एक वाक्य में बोल रहा हूँ सर। चौकीदार ही चोर है, चौकीदार चंदा चोर है। इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसी पार्टी का निष्कर्ष बोल रहा हूँ सर। चौकीदार चंदा चोर है। आदित्य जी एक मिनट गौतम जी को बोलने दीजिए, उसके बाद हम इस विषय पर आएंगे। गौतम जी एक लाइन में आप कह रहे हैं ना, एक लाइन में आप बोलेंगे, एक लाइन में बोल के खत्म करिए। चलिए अपना पक्ष रख दीजिए बीजेपी के सामने। मैं एक लाइन में इतना ही बोलूंगा सर कि ये बीजेपी के जो भी प्रवक्ता आपने बुलाए हैं, इनको जो भी मुझसे बदला लेना है या जो भी मेरा नुकसान करना है, गोली मारनी, मेरा पता दे देता हूं, इनको कर लेने दीजिए, क्योंकि ये गुंडों की पार्टी है और चौकीदार ही चोर है, चौकीदार चंदा चोर है। चलिए, ये गोली वोली मारने वाली ये उस तरीके का डिबेट नहीं है सर। पहली बात, यहाँ पर केवल शब्दों की गोलियां चले तो ज्यादा बेहतर है। अंकुर जी हमने तो यहाँ ये बात ही नहीं बोली। बट अच्छे शब्दों की गोलियां चले सर, अच्छे शब्दों की गोलियां चले। मैं तुमको देख लूंगा, तुम बाड़े के टट्टू हो, ये भाषा है इन लोगों की सर, और आप सुन के ले रहे ये सब चीजें। नहीं, क्या हमको अपमानित करने के लिए बुलाया जाता है आपके चैनल पे? नौरतन जी, गौतम जी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, पर ऐसे घटिया आदमी को आपने बुलाया अंकुर जी। जब ऐसे घटिया आदमियों को बुलाते हैं तो आप हमारे और आदित्य जी जैसे लोगों को बुला करके हमारा टाइम वेस्ट न कीजिए। नहीं, इन लोगों को बात करने का तरीका नहीं होता कि क्या बात करनी है, टाइम वेस्ट की बात अब नहीं होगी। यहाँ एफसीआरए की बात हो रही है, हम एफसीआरए की बात करेंगे, संसद की बात हो रही है, संसद की बात करेंगे। आपको अंकुर जी भाई बता रहा हूँ, अभी आदित्य जी ने जिस प्रकार इतने अच्छे से एफसीआरए के बारे में शुरू की डिबेट में अपने व्यक्तित्व में रखा, हमने रखा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज का समर्थन करती है तो खुल करके आए ना। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एक तरफ से ठीक है, दूसरी तरफ से कहां की बात कहां लेकर के आ गए। अगर कांग्रेस पार्टी एफसीआरए का समर्थन करती है तो मैं बोल रहा हूं अभी आप राहुल गांधी को फोन घुमाइए और बोलिए कि हाँ हम पार्लियामेंट में मंडे को जब डिबेट में आएंगे तो हम एफसीआरए का। अच्छा, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को तो सारे सांसदों को बुलाया है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं नौरतन जी, सोमवार से लेकर बुधवार तक सारे सांसदों को बुलाया है। कर देता हूं, मैं एक क्लेरिफिकेशन कर देता हूं जी। अंकुर जी, इनको शब्दों को मरोड़ना तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे। मैंने आपके पास चीजें रिकॉर्डेड है, मैंने कहा कि जिस मुद्दे पे एफसीआरए बिल लाया जा रहा है कि कुछ संस्थान उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। और मैंने ये भी कहा कि सुप्रिया सुले जी ने आज सुबह ही मांग की है कि ये सिलेक्ट कमेटी को दिया जाए, सबको कंसेंसस पे लिया जाए और सबकी सहमति से किया जाए, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अरे किस बात की सहमति की बात कर रहे हैं गौतम जी? राहुल जी को फोन घुमा दीजिए। अगर सहमति की बात की जाए
तो परिसीमन बिल के लिए तो सबकी जो है इकट्ठे मंजूरी की जरूरत थी, क्या किया विपक्ष ने? आदित्य जी मैं आपसे जवाब चाहूंगा आदित्य जी, अभी गौतम जी कह रहे हैं कि सबका सामूहिक जो है वो इकट्ठे जो है मत निकलना चाहिए। अभी परिसीमन बिल को लेकर जो है सरकार संसद में इतना हंगामा हुआ था, उसके बाद अगर ये कह रहे हैं हर बिल ऐसे ही पास होता है सर हर बिल सबकी सहमति से ही पास होता है, उसी का मतलब महिला लोकतंत्र है। सशक्तिकरण की बात करेंगे तो फिर ये बात कैसी बनी? बोलिए आदित्य जी, बोलिए। देखिए गौतम जी, मैं आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। एक तो जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है उसमें समय का व्यर्थ होता है, समय ज्यादा लगता है, इसमें खर्चा ज्यादा होता है। इसके बदले में अगर ये संसद के फ्लोर पर अगर इसके ऊपर बहस किया जाए, 543 जो सांसद है सबको बोलने का मौका मिलेगा, सब अपने अपने बात रखेंगे, ना कि कुछ गिने चुने लोग। क्योंकि अगर आप जेपीसी में भी जाओगे, आज के तारीख में बीजेपी के पास बहुमत है, तो आप अपना बात रखोगे। आदित्य जी मैं आपकी बात को आदित्य जी मैं आपकी बात को अच्छे से मानता हूं, बट वो काम तो आपके संसदीय कार्य मंत्री का है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके उसको पार्लियामेंट में पास कराएं। अरे आप लगभग दोनों सदनों में मेजोरिटी में हैं। आदित्य जी जब आपके पास आ जाएगा तब बोलिएगा। सुनिए, तो इससे अच्छा है आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर, संसद के फ्लोर पर आप इसके ऊपर बहस करो, जितना चाहे बहस करो, 10 घंटा बहस करो, 12 घंटा बहस करो, मगर बहस करके मामला को खत्म करो। आप ये समझो कि देश का सुरक्षा, देश का प्रभुत्वता और देश में शांति हमें चाहिए। मैं नागरिक के ओर से ये कह रहा हूं कि समय व्यर्थ मत गंवाना इसको जेपीसी में लेकर। जेपीसी में कभी कभी 3-4 साल लग जाते हैं, कभी 3 महीना में भी हो जाता है, मगर इस पर जाए क्यों जब हम पार्लियामेंट में इसको डिबेट कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। नौरतन जी एक बात बताइए कि विपक्ष यहाँ पर सचमुच में एफसीआरए को लेकर जो विरोध जता रहा है, विपक्ष जो है संसद की कार्रवाई बार बार जो है अटका रहा है, बार बार लगातार हंगामे मचाने की कोशिश की जा रही है। कभी अगर हम उधर देखें तो पप्पू यादव भगवा धारण करके जो है यूं बोला जाता है कि सनातन का जो है सनातन की बदनामी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं सनातन का। उसके बाद एफसीआरए की बात उठती है तो एफसीआरए को लेकर जो है नाराजगी जताते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। किस बात की घबराहट है विपक्ष को? अंकुर जी, फिर आपने इनकी कांग्रेसियों की दुखती नस पे हाथ रख दिया। अब हम बोलेंगे तो ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं। देखिए, जिस प्रकार वो पप्पू यादव जो भगवा पहन करके पार्लियामेंट में आया, जिस प्रकार उसने अभद्रता की, जिस प्रकार उसने भगवे का अपमान किया, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया तो मैं बोलता हूँ एक बार टोपी पहन करके जो जामा मस्जिद में चोरी हुई है, जो अजमेर शरीफ दरगाह पे चोरी हुई है, उसके खिलाफ एक बार आवाज उठाए। मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उसने अपनी माँ का वास्तव में एंटीनोमाइनो का दूध पिया है तो एक बार टोपी पहन के, नीचा कुर्ता ऊंचा पजामा पहन करके आए पार्लियामेंट में और इस तरीके की बदतमीजियां करे। उसको उसकी नानी का कहते हैं ना, छठी का दूध याद आए तो मैं जो आप बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगा। ये बातें कहना आसान है, हिंदुओं की आस्था पर ये सब भड़वे बाड़े के टट्टू आकर के बैठ जाते हैं और आकर के शोर मचाते हैं कि गालियों का इस्तेमाल मत कीजिए। नौरतन जी गालियों का इस्तेमाल मत कीजिए कृपया करके। यही सारी बातें जो है बाद में कांग्रेस को उठाने का मौका दे देती हैं। नहीं नौरतन जी, गालियों का इस्तेमाल मत कीजिए। फायदा उठा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये जो भगवा पहन करके राहुल गांधी ने जो आपने पार्लियामेंट वाले बात के शब्दों की बात की, इन्होंने जो भगवा पहन करके राहुल गांधी और पप्पू दोनों पप्पू ने जिस प्रकार अपनी एक हरकतें दिखाई, वो इन दोनों की माँ ने अगर दूध पिया है, इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, तो एक बार नीचा पजामा, नीचा कुर्ता और ऊंचा पजामा, जालीदार टोपी पहन करके जामा मस्जिद के ऊपर बात करें ना, अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर बात करें, अभी पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बताइए गौतम जी, राहुल गांधी अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर बात करना चाहेंगे या करेंगे? सर जो सब्जेक्ट है उस पर बात कीजिए, ये सब फालतू बातों का जवाब देने के लिए ना मेरे पास समय है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, चौकीदार ही चंदा चोर है, पहले उसका जवाब दे। मस्जिद पे जो 18 लाख का चंदा चोरी हुआ उसके बारे में पहले राम मंदिर का चंदा किसने चुराया वो पहले जवाब दिया जाए। बात करें ना।
कितना कितना हिस्सा दिल्ली गया, कितना नागपुर गया, वो बताया जाए। शोर मचाने के अलावा आपको और आपके नेता को कुछ नहीं आता। गौतम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नेता को शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं आता। माँ का दूध पिया तो पहन के जाए टोपी पार्लियामेंट के अंदर में और मजाक करे। सर मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमारे नेता को। चलिए छोड़िए, आदित्य जी अरे बताइए। सर्टिफिकेट हम देंगे आपको, आपकी औकात नहीं है, आपके नेता की औकात नहीं है जो हमसे सर्टिफिकेट लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नेता की है। अगर उसकी नेता की माँ ने दूध पिलाया तो पहन के जाए ना टोपी के छेद वाली टोपी, ला इलाहा इल्लल्लाह करके मचाए ना शोर वहां पर। अभी पता लग जाएगा इसको कि हाँ कितना दूध और कितना चौकीदार चोर है, चौकीदार चंदा चोर है। अरे भैया, यहाँ एफसीआरए की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ, एक जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पर चौकीदार की बात कर रहे हैं। अरे एफसीआरए की बात कर लो भैया। गौतम जी, मेरा सवाल आपसे है कि एफसीआरए अगर एफसीआरए अगर प्रस्तावित होता है सर, इनको म्यूट कीजिए, मैं आपका एफसीआरए पे जवाब दूंगा। नौरतन जी आपके पास आऊंगा मैं। जितने अभी आप देखिए, नौरतन जी आपके पास आऊंगा, आदित्य जी आपके पास भी आऊंगा, तुरंत आऊंगा आपके पास। गौतम जी, आप ये बात बता दीजिए मुझे, अगर एफसीआरए। सर मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, मैं एक अपना लास्ट कमेंट देता हूं जो मैंने शुरुआत में भी कहा। सर अगर ये अच्छे इंटेंशन से लाया जा रहा है और डेफिनेटली इस एरिया में ग्रे एरियाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, और सबको सहमति से इसको पास कराया जाए। किरण रिजिजू जी के ऊपर जिम्मेदारी है, वो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले, दोनों सदनों में इनका बहुमत है और इसको सबको कॉन्फिडेंस में लेके पास कराया जाए। अच्छे इंटेंशन से अगर किया जा रहा है तो 100% स्वागत योग्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100% इस एरिया में ग्रे एरियाज हैं। फॉरेन से जो कुछ संस्थानों को फंडिंग आती है उसमें गलत चीजें होती हैं, देश विरोधी चीजें होती है, धर्मांतरण की चीजें होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या वो और उसके लिए सरकार इस बिल के एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उस चीज को रोकने के लिए सरकार बिना इस बिल के भी कैपेबल है, बट अगर ये बिल लागने से उनको और सहायता मिलती है तो डेफिनेटली लाए और सबको ऑन बोर्ड ले और इसको पास कराए। हम इसका स्वागत करते हैं। नहीं, राहुल गांधी को ये चीजें नहीं दिख रही है जो आप सोचिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं कि काफी ज्यादा इसमें स्कैम हो सकते हैं। क्या राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है? आदित्य जी, मैं आपके पास बढ़ूंगा जी। ये गौतम जी अभी भी चलिए तारीफ कर रहे हैं कि एफसीआरए बढ़िया है। सबको सब चीजें समझ में आ रही है, बट हमारा सर अभी जो पार्लियामेंट में लॉक जैम चल रहा है वो दो चीजों को लेके चल रहा है। वो लॉक जैम जब तक खत्म नहीं होगा, आप सर एक सेकंड का समय दिया जाए सर। अंकुल जी 30 सेकंड का समय दिया जाए। बोलिए सर, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। अंकुल जी जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। लॉक जैम चल रहा है पार्लियामेंट में, अभी जो लॉक जैम चल रहा है वो सीजेपी आंदोलन में अमित शाह जी के रिप्लाई के ऊपर और राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसके ऊपर लॉक जैम चल रहा है। तो अगर बीजेपी सोचेगी कि हम जो देश के प्रश्न है या विपक्ष के प्रश्न है उनका जवाब नहीं देंगे और सिर्फ जो हमारे बिल है उस पर विपक्ष दे दे, तो ऐसा नहीं होता है सर। ताली दोनों हाथ से एक हाथ से नहीं बजती है। आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, विपक्ष आपको कॉपरेट काश करेगा। गौतम जी जितनी शालीनता से आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी उतनी शालीनता से बात कर लेती तो शायद संसद की ये कार्रवाई चल जाती। क्योंकि अगर आप सीजेपी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप नीट एग्जाम का मुद्दा उठा रहे हैं, तो भाजपा भी तो झारखंड का मुद्दा उठा रही है। उसी शालीनता से सर, उसी शालीनता से एक बार मोदी जी मुंह खोल के बोल देते कि राम मंदिर में चंदा चोरी क्यों हुई, अमित शाह जी एक बार मुंह खोल के बोल देते उसी शालीनता से। तो ये लोग अच्छा, झारखंड में पेपर लीक क्यों हुआ? कांग्रेस इस बात का जवाब ही नहीं दे रही। आदित्य जी एक बात बताइए, एफसीआरए से तो चलिए इन्होंने ये मुद्दा हटा ही दिया है, एफसीआरए से ये मुद्दा नौरतन जी हट चुका है। अब सोचिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं ये लोग, सीजेपी की बात कर रहे हैं, झारखंड में मैं आपको बता रहा हूँ अंकुर जी, आपने पता नहीं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही आपने कैसे प्रवक्ताओं को बुलाया है इतना अच्छे विषय पर। जिस हिसाब से आदित्य जी ने या हमने या आपने जिस हिसाब से इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, मुझे तो मैंने कहा ना ये प्रवक्ता नकली प्रवक्ता लग रहा है। कांग्रेस के अंदर सारी पप्पू है क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर सारे ही पप्पू है, पप्पुओं का समर्थन लेकर के कांग्रेस आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो होती थी वो अभी अपना 3 अंकों की पार्टी में भी नहीं रही है। जी नवरत्न जी छोड़िए ना। आदित्य जी ने जिस प्रकार अपनी बात को रखा, मैं निश्चित आदित्य जी की बात को समर्थन करता हूं
ये जो एफसीआरए का बिल जो लेकर के हम लोग आए हैं, जिस प्रकार एफसीआरए के बिल पर आज बात करनी थी, एफसीआरए जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अगर बात करनी थी, तो निश्चित उस विषय के ऊपर एक खुल करके बात करनी चाहिए। हमें अपना समर्थन, हमें अपने बारे में बताना चाहिए कि हाँ, हमारे देश की क्या रणनीति है, हम उस जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने एफसीआरए को लेकर 2 टिप्पणियां दी और राम मंदिर को लेकर 2000 टिप्पणियां दी। ये सारी चीजें समझ में आ रही थी कि कांग्रेस एफसीआरए के मुद्दे को लेकर, झारखंड के मुद्दे को लेकर कैसे जो है भाग रही है। पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जब राहुल गांधी को लगेगा बड़ा मुद्दा बनेगा तब राहुल गांधी झारखंड पहुंचेंगे, और अब यहाँ पर एफसीआरए को लेकर क्या बयान दिए जा रहे हैं। एफसीआरए को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि एफसीआरए बढ़िया चीज है। सोचिए, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं यहाँ पर TV7 भारत पर कि गड़बड़ियां तो हो रही हैं, जितने भी ये एनजीओ चल रहे हैं उनमें कुछ में गड़बड़ियां तो हो रही हैं, इसको लागू करना चाहिए। और संसद की तरफ बढ़कर देखेंगे तो सुप्रिया सुले और कई बड़े नेता हैं जो यहाँ पर लगातार यही बोल रहे हैं कि भैया एफसीआरए लागू नहीं होना चाहिए, ये क्रिश्चियनों के ऊपर हमला है। नौरतन जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। आप ये बताइए पहले भैया, आप किस गुस्से में थे आज? हैं, आपने ऐसी बातें कर दी, गौतम जी बुरा मानकर चले गए। इसमें अंकुर जी गुस्से की कोई बात नहीं है। निश्चित देखिए, देश के पटल के ऊपर अगर हिंदुस्तान के ऊपर किसी चीज से किसी को अगर दिक्कत है, निश्चित उस दिक्कत के ऊपर बात कीजिए। मैं आदित्य जी की बात से एकदम 100% सहमत हूं। आदित्य जी ने इतने अच्छे से बताया, हमने उस विषय के ऊपर मैं बात करना चाहा कि एक फॉरेन फंडिंग के ऊपर देखिए, मुझे लगता है आदित्य जी एक सुलझे हुए राजनीति के हैं, एक राजनीतिक पॉलिटिकल एनालाइजर है। आप जिस प्रकार देश की एक सोच को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम एक पॉजिटिवनेस को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे आदित्य जी जैसे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान इस देश में बैठे हैं, इनको पूरा ABCD 100% पता है कि क्या सिस्टम होते हैं, क्या प्रोटोकॉल होते हैं और क्या मर्यादा होती है। इसमें जो व्यक्ति अपनी दिशा से भटक रहा है, आप बताइए कि राहुल गांधी क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल रहा है, प्रियंका गांधी क्या बोल रही है, इनको यही नहीं पता कि हमें चैनल पर जाकर के बोलना है क्या है, हमें चैनल पे जाकर के बात क्या रखनी है। मेरे को तो इसलिए हंसी आ रही है कि आपने ऐसे प्रवक्ता को बुलाया, मुझे लगता है कि प्रवक्ता ही नहीं था, इसको तो गलती से आपने लिख दिया कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता। कभी कभी ऐसे लोगों के ऊपर हमें हंसी आती है। भाई साहब, आदित्य जी एक बात बताइए, नौरतन जी ने 4 ऐसे बोल दिए कि आदित्य जी को माफी चाहूंगा, गौतम जी को अपने काम याद आ गए। उन्होंने 4 ऐसे बोल दिए। यही गुस्सा अगर झारखंड में पहुंच जाए बीजेपी का, क्या लगता है आपको बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, अगर अंकुर जी यहाँ पर मैं आपको जी 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 आदित्य जी बताइए। तो ऐसा है कि जो दुगलापन इनके अंदर है ना, ये दुगलापन दिखाई देता है। यही कारण है कि समस्या होती है। जब पंजाब में होता है तो समस्या नहीं है, जब कर्नाटका में होता है, प्रियंक खड़गे जी कहते हैं 21 दिन का आप अनशन रखो, फिर उसके बाद पुलिस आपको लाठीचार्ज मारेगी। भाई, ये कैसे परिपक्वता है ही नहीं इनमें। समस्या जो कर्नाटक में है वही समस्या जो पंजाब में है, वही समस्या झारखंड में है, और वही समस्या जो है वो दिल्ली में थी। तो दिल्ली में पूरा SIT बिठा दिया, लोगों को अरेस्ट करवा दी, ऑफिसरों का तब्दीला कर दिया गया, और अपने HRD मिनिस्टर ने राजीनामा भी दे दिया। तो सब कुछ खत्म है, क्योंकि क्या है, इनको सेलेक्टिव बात बोलने की आदत है और लोगों को गुमराह करने में इनको मजा आता है। और दूसरा चीज, मैं नवरत्न जी को बोलना चाहता हूं, भाई साहब, आज के तारीख पे कांग्रेस का प्रवक्ता बोलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कठिन काम कौन अपने आप पर झेलेगा? इसीलिए थोड़ा बहुत हमें उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से कांग्रेस प्रवक्ता आज मिलते हैं। नौरतन भैया ने तो जरा भी नहीं बख्शा, वो चलते चले गए तो चले ही गए पूरा।
तो नवरत्न जी, अंकुर जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आदित्य जी वाली बात कीजिए। जिस प्रकार आदित्य जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि अगर भारतीय जनता, हमें लगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स ने, सीजीपी के स्टूडेंट्स ने या नीट के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको लगा कि वास्तव में नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने स्टूडेंटों के हित में स्टूडेंटों की हित की बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार किया। आप बताइए ना, पंजाब की बात कर रहे थे अभी आदित्य जी, जिस प्रकार की अभी झारखंड की बात चल रही है, इधर के मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? केजरीवाल आकर के यहाँ के अपने मंत्री का इस्तीफा, जो मनीष सिसोदिया एकदम दम भर के ठोकता थे, जो संजय सिंह टिकट ब्लैक किया, दम भर के ठोकता था कि हाँ, हम अपने, अगर हमारा कोई भी ऐसा नेता पकड़ा गया या कोई भी ऐसा नेता संलिप्त पाया गया तो हम निश्चित उसका इस्तीफा लेंगे। दीजिए आप उसका इस्तीफा, आप भी बड़ा दिल दिखाइए ना स्टूडेंटों के हित में, स्टूडेंटों के हित को ध्यान में रखते हुए। आप क्यों अपनी छोटी मानसिकता को दर्शा रहे हैं? अंकुर जी, बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन स्टूडेंटों के आवाज को उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। पार्टियों का काम है, केजरीवाल जैसे लोगों का काम है कि अपनी बात को रखा। और हाँ, मेरी दादी को सपना आया कि वहां पर एक स्कूल कॉलेज बनना चाहिए, बहुत अच्छा उसकी दादी को सपना आया। उसकी दादी को यह सपना नहीं आया कि बेटा तुमने दिल्ली विधानसभा के जो अपने घर के अंदर में तुमने शीश महल के अंदर में इतना पैसा लगा दिया, वो सपना इसकी दादी को नहीं आया, केजरीवाल की दादी को। काश ये सपना भी केजरीवाल की दादी को आया होता तो आज दिल्ली की ये दुर्गति नहीं होती। आदरणीय रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में जो ये पिछले 11-12 सालों का पाप दिल्ली की जनता भुगत रही है, जो दिल्ली के अंदर कई कई जगह पर ब्लॉकेज हो रही है, वो सिर्फ केजरीवाल की वो एक आलीशान जो इसने आडंबर बनाया था, उसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए ठीक है। निश्चित देखिए, हर चीज के अंदर समय लगता है। अभी हमारी एफसीआरए के ऊपर जो बात हुई थी, एफसीआरए के ऊपर में निश्चित ही कानून आना चाहिए। एफसीआरए के कानून को देश के अंदर लागू होना चाहिए। जितनी भी जो असामाजिक एनजीओज हैं, जो कोई भी धर्मांतरण का काम करती हो या जो अननेसेसरी की, जैसे सीजेपी आंदोलन के अंदर में भी आपने देखा, जो थाना मोबाइल का कवर लगाने वाला, और भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से पिछली बार सुनील जी और हम बैठे थे, उस समय हमने देखा था मोबाइल का कवर लगाने वाला भंडारा कर रहा है। मेरा काम इतना बड़ा है, मैं बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैंने आज तक कभी भी इतने दिन तक भंडारा नहीं चलाया। भाई साहब, पैसे कहां से आएंगे भंडारा चलाने के लिए? नहीं, लेकिन नवरत्न जी, एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। भंडारे की आपने बात करी, आदित्य शेष जी को याद होगा, अभी पिछले दिनों हमने एक और कांग्रेस प्रवक्ता के साथ डिबेट करी थी झारखंड के मुद्दे पर। तो उन्होंने बोला कि पहले दिन से झारखंड के प्रदर्शन में पहले दिन से एनएसयूआई के कार्यकर्ता भंडारा करा रहे हैं। आदित्य जी को याद होगी ये बात। सोचिए, कांग्रेस हड़ाहड़ झूठ बोल रही है। जब हमने बोला कि सबूत दो, तो फिर वो बोलने लग गए कि नहीं नहीं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता खड़े हैं छात्रों की सहायता के लिए, पानी लेके, दवाई लेके। नहीं होता ना अंकुर जी, ये मैं कह तो रहा हूं, धोते चढ़े बाजा घड़े वाली बात होती है। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं होता। मैं बोलता हूं, आदित्य जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो शब्दों की मर्यादा और चयन को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने एफसीआरए के ऊपर अपना व्यक्तित्व, मैंने शुरू का व्यक्तित्व इनका सुना, इन्होंने इतने अच्छे से उस चीज को ब्रीफ किया। कांग्रेस के प्रवक्ता को तो मुझे लगता है उसके दिमाग में वो चीज बैठ गई। उसने बोला हाँ, आदित्य जी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारी पार्टी के पक्ष की बात बोल रहे हैं। जब आंकड़ों की क्या बोला, उसकी बात को उसने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, जब आंकड़ों की बात आती है तो आदित्य जी हमेशा एकदम सजग हो जाते हैं, क्योंकि पेशे से वो सीए भी हैं। चलिए आदित्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। विपक्ष अब असम पर भी कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष एफसीआरए पर भी कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष को केवल सीजेपी दिखाई दे रहा है और अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। अभी बोला गौतम जी ने। देखिए, ऐसा है ना कि जब एफसीआरए के ऊपर को बोलने के लिए सदन में बुलाया गया है, तो सिर्फ एफसीआरए के बारे में बोलिए। ये मतलब विश्व भर तर्क करने का एक प्रणाली है। तर्क का प्रणाली ये होता है, जो आपका केंद्रीय मुद्दा है, उस केंद्रीय मुद्दा पे आप बात करें। जब आपके पास केंद्रीय मुद्दा पे या उसके अगल बगल में जो मुद्दा है, उसके ऊपर बात करने के लिए कोई आपके पास पॉइंट्स नहीं है, आपके पास कोई सुझाव नहीं है, आप आरोप भी नहीं लगा सकते हो, आप आलोचना भी नहीं कर सकते हो, तो आप ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह जी को बुलाइए, उनको इस पर बात करने के बोलिए। ये तो बहुत गलत है। और मुझे ये तो लगता है कि स्पीकर जी को कहना है कि ये
कनेक्टेड मैटर नहीं है, इसके ऊपर आप मत बोलिएगा और माइक को बंद कर देना चाहिए ऐसे समय पर, और हमें सिर्फ एफसीआरए के ऊपर बोलना है। ये जब तक ये परिपक्वता और जब तक ये समझ लोगों को नहीं आएगा, पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट सेशन के बाद सेशन, सत्र के बाद सत्र, अपने समय व्यर्थ होगा। जो टैक्स पेयर है उसका टैक्स जो है व्यर्थ हो जाएगा, और नागरिक ये सब देख रहा है। पहला ऐसा एक जमाना था जब ये लोग कुर्सी उठा के वेल के सामने जाते थे, वो अच्छा हो गया कि उसके बाद टेलीविजन का लाइव प्रसारण होने लगा। उसके बाद आजकल कुर्सी उठा के नहीं जाते हैं, टेबल के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, इतना थोड़ा बहुत प्रगति हो गया है। अभी मैं मानता हूं कि विपक्ष और सभी राष्ट्रीय दलों को ये सोचना पड़ेगा कि आपके नागरिक जो है शिक्षित है, और जब ऐसे आप बचकानी बातें करते हो, गुंडागर्दी के बात करते हो, नागरिक सुन रहा है, नागरिक देख रहा है। इसीलिए आप देखते हो कि आज के तारीख में राज्य जो क्षेत्रीय दल है उनका कोई मायना नहीं रहा। चलिए ठीक है, और कांग्रेस एक बीजेपी एक बचा। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने जब एफसीआरए की बात करी तो विपक्ष ने राम मंदिर की बात करी। जी जी आदित्य जी बोलिए 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 बोलिए। आदित्य जी, आदित्य बोलिए। आदित्य जी, लग रहा है किसी कारणवश आदित्य जी की आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने जब एफसीआरए की बात करी तो विपक्ष ने राम मंदिर की बात करी, जब बीजेपी ने झारखंड की बात करी तब विपक्ष ने राम मंदिर की बात करी। तो इन सारी चीज़ों से ये ज़रूर समझ आ जाता है कि अब एकाएक कर चीज़ें कांग्रेस के हाथ से निकलती जा रही हैं। अब देखना होगा कि संसद में अब आगे के दिनों में क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त जाया करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड से क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर